हेलो साथियों। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे। चलते हैं अपनी दूसरी क्लास की तरफ। क्वेश्चन है साथियों हमारा पहला, औपनिवेशिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, क्या है? औपनिवेशिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930, 14 सितंबर 1950। देखो साथियों, इसमें क्वेश्चन चेंज है, औपनिवेशिक। ठीक है, अगर बात करते भारत कब स्वतंत्र हुआ वो सभी को पता, लेकिन औपनिवेशिक जो इंडस्ट्रियल एरिया है भारत में, आयात और निर्यात वाला ना, जो विदेशी कंपनी या कुछ भी, औपनिवेशिक व्यापार के रूप में भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आप सभी को पता, 1929 पीटी नेहरू रात्रि 12 बजे भारत को क्या आजाद स्वतंत्र घोषित किया गया ना, रात्रि 12 बजे। ठीक है, तिरंगा फहराकर। तब औपनिवेशिक भारत आप लगा भी सकते हो आसानी से। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930, 14 सितंबर 1950। तो पीटी नेहरू द्वारा 1929 रावी नदी किनारे है ना, रात्रि 12 बजे भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। औपनिवेशिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया हमने? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को औपनिवेशिक भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और साथ ही बात करें 14 सितंबर 1950, देखो हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो राजभाषा आयोग 14 सितंबर 1950 है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें 14 सितंबर 1950 को गठन होता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस साथियों 10 जनवरी। ठीक है, और एक दिन पीछे जाओगे 9 जनवरी, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी के भारत आगमन पर। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? देखो अभी आगामी जितनी परीक्षा घूमी है साथियों, सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है। विक्ट्री सिटी बहुत ही अच्छी पुस्तक है एग्जाम के नजरिए से। निम्नलिखित में से कौन विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? देखो ऑप्शन इसमें इस प्रकार आप आराम से एनिमेट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कल्हड़, दूसरा विज्ञानेश्वर, तीसरा विशाखादत्त, चौथा सलमान रुश्दी। अगर ये ऑप्शन बालको बच्चों साथियों आपको मिलेंगे हमें एग्जाम में, तो बहुत आसानी से तुम इसे एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पता है कल्हड़ ये भी पुराने हैं, विज्ञानेश्वर, विशाखादत्त आप सभी इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हो, और सलमान रुश्दी। तो विक्ट्री सिटी किसके साथियों? सलमान रुश्दी। अब बचे हमारे, देखो ये तीनों ऑप्शन, तीनों से भी बार बार अच्छी पुस्तक है, तीनों की पूछी जाती है। देखो विज्ञानेश्वर की आती है एक पुस्तक, कौन सी? मिताक्षरा, बहुत अच्छी मिताक्षरा, मिताक्षरा। ठीक है, राज तरंगड़ी आती है साथियों, कलर की कई बार पूछी गई है, राज तरंगड़ी। देखो तरंगड़ी किसका पर्यायवाची होता है? नाव का, राजा की नाव। तो ये पुस्तक किसकी है? कलर की है, राज तरंगड़ी साथियों। मिताक्षर विशाखादत्त की आती है, कौन सी साथियों? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। क्या है इनकी पुस्तक? बहुत अच्छी है, मुद्रा राक्षस। देखो फेमस इस वजह से ये वाली पुस्तक, मुद्रा राक्षस में ही विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का उपयोग करा, क्या? बिरसल। बिरसल का मतलब निम्न या नीची जाति में जन्मा व्यक्ति, तभी ये पुस्तक मोस्ट है। विशाखादत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस साथियों, कौन सी? मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द कहा गया, कौन सा? बिरसल शब्द का प्रयोग है नीची जाति में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, तो विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है साथियों, और विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की है, कल्हड़ राजतंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। ये कई कई बार तीनों पुस्तकें पूछी गई हैं, बहुत ज्यादा और अच्छी पुस्तक है एग्जाम के नजरिए से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास जी का महाकाव्य है? ठीक है, कालिदास जी का महाकाव्य। देखो चारों ही इनके हैं, है ना, कुछ नाटक हैं, कुछ महाकाव्य हैं साथियों। पहला ऑप्शन है कुमार संभव, दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम, तीसरा ऋतु संहारम, चौथा मेघदूत। ठीक है, ये ऐसी पुस्तक है इनके कालिदास जी के जो बार बार अभी परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में पूछा गया साथियों अपने, और बहुत सारी एपीएस में पूछा गया है, आरओ के अंदर भी पूछा गया, बहुत सारी परीक्षाएं जो पूछा जाता कालिदास की पुस्तकों के बारे में। तो कालिदास जी के महाकाव्य हैं, एक हमारा कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव और रघुवंशम।
कालिदास जी का महाकाव्य कौन सा? कुमार संभव साथियों, और एक रघुवंशम। ठीक है साथियों। नाटक आता है इनका मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है। मेघदूत, ऋतु संहारम, ये सब किसकी हैं? कालिदास जी की हैं साथियों। लेकिन महाकाव्य की बात करें तब कुमार संभव और रघुवंशम। एक और आती है इनकी साथियों, जिसमें आप सभी को कमेंट करके बताना, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। और बता दो साथियों, कालिदास किस राजा के समकालीन थे? पूछा जाता बार बार। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास। ठीक है साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि, दरबारी कवि कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और कमेंट करके बताना, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की जो प्रेम कहानी का वर्णन है कालिदास के किस ग्रंथ के अंदर है? ठीक है, किस ग्रंथ के अंदर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 4 के कै में, भाग 9। ठीक है, सभी को पता नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है साथियों। तो 4, भाग 4 में क्या है? हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है साथियों, भाग 4 में क्या है? हमारे नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और हमने किस देश से लिए हैं? तब आयरलैंड से हमने इन्हें अपने संविधान में जोड़ा है साथियों। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं। बात करें भाग 3, भाग 3 में मौलिक अधिकार है साथियों, मौलिक अधिकार है जो हमने किस देश से ग्रहण करें? अमेरिका से। ठीक है। भाग 4 के कै में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के कै में क्या है साथियों? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हमने? यूएसएसआर, रूस। ठीक है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। ठीक है साथियों, ये भाग 1 और भाग 2 क्या है? नागरिकता। ये पूछी जाती है बार बार पुलिस की परीक्षा से। अच्छा, भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है साथियों, भाग 2 में नागरिकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सूर्य के उगते व डूबते समय किस कारण लाल दिखाई देता है? जब सूर्य उगता है और डूबता है तो उस समय जो सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आर्थिक परावर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा है प्रकाश का विक्षेपण। तो साथियों, सूर्य के उगते समय और डूबते समय जो लाल रंग दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, और कई सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, इनमें से एक पूर्णांतरिक परावर्तन से रेगिस्तान की मरीचिका। ठीक है साथियों, मरीचिका का ध्यान रखना है। रेगिस्तान में बनने वाली मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परावर्तन का है। प्रकाश के अपवर्तन का साथियों, जो सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले और बाद वाला जो उदाहरण आता है वो अपवर्तन है। कोई छड़ अगर पानी के अंदर है वो उठी हुई ऊपर दिखाई देगी, या मछली अपने तल से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। या कोई छड़ टेढ़ी दिखाई देगी पानी में, तब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की संसद का क्या नाम है? ठीक है साथियों, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है साथियों, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है। नेपाल की संसद का नाम, पहला ऑप्शन है नेशनल असेंबली, दूसरा पीपल असेंबली, तीसरा कांग्रेस, चौथा राष्ट्रीय पंचायत। ये पंचायत है साथियों, थोड़ी हो जाती है मिस्टेक। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, अब बचे हमारे 3 ऑप्शन। नेशनल असेंबली हमारे कहां की संसद का नाम है? फ्रांस की और पाकिस्तान। ठीक है, फ्रांस और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। भारत की संसद का नाम, संसद है साथियों सेंट्रल विस्टा, नया जो अभी निर्माण हुआ है तो उसका क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा, अपने भारत की है ना। पीपल असेंबली, पीपल असेंबली कहां की है? मिस्र की है साथियों। पीपल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? मिस्र का। कांग्रेस, ये हमारी अमेरिका, कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है साथियों। प्लस नेपाल की संसद का नाम क्या है हमारे? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? गाय, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत।
गाय है। और जैसे कि अपना राष्ट्रगान, ऐसे ही नेपाल का राष्ट्रगान है थियोफुसंग, थियोफुसंग नेपाल का राष्ट्रगान है। साथ ही पूछी जाती है कई सारी संसदों के नाम जो अच्छे हैं कई परीक्षा की नजर से, है ना। देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है साथियों, जातीय संसद, ठीक है। जापान की संसद का नाम साथियों, जापान की संसद का नाम है डायट, ठीक है, जापान की संसद का नाम डायट। रूस की ड्यूमा, रूस की संसद का नाम क्या है साथियों, ड्यूमा, है ना। भूटान की संसद की नाम, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, भूटान की संसद का नाम है त्यूसोंगडू, क्या, त्यूसोंगडू। आयरलैंड की डेल आयरन है साथियों, आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है। स्पेन की संसद का नाम साथियों कार्टेज है, ठीक है साथियों, स्पेन की संसद का नाम कार्टेज है। अफगानिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की जातीय संसद जापान डायट, रूस ड्यूमा, भूटान त्योसोंगडू, आयरलैंड डेल आयरन, स्पेन की कार्टेज, ठीक है। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली है, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है साथियों, ठीक है, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली। यूरोप महाद्वीप का खेल का मैदान, प्लेग्राउंड स्विट्जरलैंड, यूरोप का खेल का मैदान के रूप में किसे जानते हैं हम, स्विट्जरलैंड को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं हम, जम्मू कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर। देखो साथियों जम्मू कश्मीर को जो पृथ्वी का स्वर्ग बोला है, पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है, किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो की पुस्तक है नूह सिपर, उसमें जो है जम्मू कश्मीर को उन्होंने पृथ्वी का स्वर्ग बोला है। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को। आगे चलते हैं साथियों, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। पहला ऑप्शन है लीला सेठ, दूसरा मीरा सेठ, तीसरी मीरा साहिब फातिमा बीबी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की है। अगर बात करें उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों, तो लीला सेठ है, ठीक है। कई सारी महिलाओं के बारे में पूछा जाता है जिनका स्थान भारत में प्रथम है, एक बार ध्यान देंगे सभी पर, है ना। देखो ये तो हमारी प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गई हमारी कौन, लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय कौन हो गए हमारे, फातिमा बीबी, ठीक है साथियों, फातिमा बीबी। कई बार पूछा जाता है प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है, प्रथम महिला आईपीएस, महिलाओं की बात चल रही है साथियों, तो कौन है हमारी, सबने देखा होगा एक पिक्चर भी बनी हुई है, किरण बेदी, कौन, किरण बेदी। और इनसे संबंधित एक पुस्तक है जो बहुत ही अच्छी है एग्जाम की नजर से, फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस इनकी पुस्तक है साथियों, किरण बेदी की। प्रथम महिला राज्यपाल आप सभी को पता है कौन है, सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की बात करें तब भी सरोजिनी नायडू, ठीक है साथियों। राज्यसभा की, लोकसभा, हाँ बहुत अच्छे, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, बहुत अच्छे। एक पूछा जाता है प्रथम महिला आईएएस, अन्ना जॉर्ज, ठीक है साथियों। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, आईएएस अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित की गई तब नरगिस दत्त, राज्यसभा के रूप में प्रथम अभिनेत्री जो नामित करी गई कौन है साथियों, नरगिस दत्त, ठीक है, नरगिस दत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, अशोक चक्र। देखो वीरता के रूप में सबसे बड़ा हमारा जो पदक है कौन सा है, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, वीरता के रूप में। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, पहला ऑप्शन है संतोष यादव, दूसरा नीरजा बनोट, तीसरा अन्ना जॉर्ज
और चौथा किरण बेदी। ठीक है साथियों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी हमारी? निर्जा बनोट। ठीक है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला निर्जा बनोट। और संतोष यादव क्या है साथियों? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला और सर्वाधिक सर्वाधिक ठीक है साथियों, सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली भारतीय कौन है? संतोष यादव। ठीक है, अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस। एक आता है प्रथम रेल ड्राइवर, प्रथम महिला में बात चल रही है साथियों, महिला होगी है ना, महिला श्रेणी में प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? सुरेखा शंकर यादव। सुरेखा शंकर यादव। ठीक है साथियों, सुरेखा शंकर यादव प्रथम महिला रेल ड्राइवर है भारत की। संतोष यादव सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। आईएएस प्रथम भारत की अन्ना जॉर्ज और आईपीएस भारत की पहली किरण बेदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1949, तीसरा 1951, चौथा 1992। बात चलिए साथियों प्रथम एशियाई खेल की। प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? 1951। और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? दिल्ली। क्वेश्चन है प्रथम महिला एशियाई खेलों में पदक पाने वाली प्रथम महिला। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है प्रथम महिला एशियाई खेलों में पदक लाने वाली। और पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये एपीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा के अंदर किसी एक परीक्षा के अंदर पूछा गया है प्रथम महिला एशियाई गेम में मेडल लाने वाली है ना, एशियाई। बहुत सारे बच्चों कमेंट भी आने लगे, सभी को कमेंट कर देना, बता देंगे आंसर इसका प्रथम महिला एशियाई में पदक लाने वाली। ठीक है, तो एशियाई खेल कब स्टार्ट हुए? तो 1951 और नई दिल्ली। अभी एक हमारे साथी का हाल ही में परीक्षा थी एसएससी जीडी की, तो 1 तारीख में उनकी परीक्षा थी साथियों। उसमें क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यही रखा था, प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? 1951 और कहां पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली। ठीक है साथियों, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बात चलिए देखो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, तब हमें लगाना है सी राजगोपालाचारी। अगर साथियों यहां से भारतीय हट जाता, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम, तो लॉर्ड माउंटबेटन होता आंसर। ठीक है, अगर भारतीय लग का आएगा तब सी राजगोपालाचारी, भारतीय ना होएगा तब हमें लगाना है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान का जो अलग अलग हुए थे ना, तो उसी विवाद में था बेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन का योगदान था ना, जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से साथियों एक 2-3 बातें हैं जो याद रखनी है हमें। एक आती है, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रथा खत्म कराई, कौन सी? सती प्रथा, 1829। ठीक है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सती प्रथा को किस गवर्नर के द्वारा इसका दमन किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का दमन किया गया। इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था, सहयोग था कराने में? तो राजा राम मोहन राय। किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का साथियों योगदान था। ठीक है, सती प्रथा, ठगी प्रथा 1829 और 1830। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को संविधान में भाषा का दर्जा कब दिया गया? कोंकणी मणिपुर नेपाली भाषाओं को संविधान में भाषाओं का दर्जा कब दिया गया? पहला ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन 1969, 71वां संविधान संशोधन 1992, तीसरा है 92वां संविधान संशोधन 2003, चौथा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है साथियों, इसका आंसर है 71वां संविधान संशोधन 1992। कोंकणी मणिपुर नेपाली तीनों भाषा 1992 में जोड़ी गई साथियों। और 92वां संविधान संशोधन 2003, ये भी महत्वपूर्ण है, बोडो डोगरी, बोडो और डोगरी। ठीक है साथियों, बोडो और डोगरी ये दोनों जो भाषाएं जोड़ी गई किस संशोधन के द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन भाषा के लिए 1967 में। ठीक है, दूसरा ये है हमारा 71वां
संविधान संशोधन 1992 और तीसरा है 2003 वाला। ये तीनों जो संशोधन हुए हैं साथियों, वो संविधान में हमारी भाषाओं को जोड़ने और उन्हें दर्जा देने के लिए तीनों हुए, और तीनों परीक्षा की नजर से हमारे क्या है, मोस्ट है। ठीक है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली कौन से के द्वारा जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992। आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया साथियों? हमारा मौलिक अधिकार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, है ना। और संविधान की प्रस्तावना में कई 3 वर्ड जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं साथियों? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम? 12 जनवरी को मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के, इनकी याद में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस हम इनकी याद में मनाते हैं साथियों। ठीक है, तूफानी हिंदू के रूप में हम इन्हें जानते हैं। पहली बार 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और वहां लेक्चर दिए हिंदी में, तभी से इनका नाम तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस। एक आता है विश्व युवा दिवस, कब मनाते हैं? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस हम अगस्त में मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं विश्व युवा दिवस? ये कमेंट में आपको बताना है। अगस्त में मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं विश्व युवा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद, तूफानी हिंदू के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई है ना। बहुत अच्छे। अच्छा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे बोलते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग सभी को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन में 2 हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और स्वामी विवेकानंद जी हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध मतलब कोई भी धर्म से संबंधित, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, उसके जो कार्यों के प्रबंध, धार्मिक कार्यों के, जैसे हिंदुओं में भंडारा, मुसलमानों में होते हैं ना बहुत सारे चीज, जो धार्मिक उनके धर्म को लेकर कार्यों का प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, कौन से आर्टिकल में? 25, 26, 27, 24। देखो देखते ही खत्म कर दो, 24 ये खत्म। ठीक है, सभी को पता धार्मिक कार्यों की 25 से लेकर 28 तक वर्णन है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रताओं का छूट मिली हुई है। ठीक है, कोई भी धर्म को मान सकता 25 से लेकर 28। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कौन से में है? 26। ठीक है साथियों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है किस आर्टिकल में दी गई है? हमें आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 24 में क्या है? 23 और 24 है ना, 23 और 24। 23 में मानव बलात्सर्म है, 24 में 6 से 14 साल, कितने? 6 से 14 साल के बच्चों का कारखानों में कार्य निषेध। ठीक है, बच्चों का कारखानों में काम पर निषेध। ठीक है साथियों, काम करने पर पाबंदी है। और जो 25 से 28 तक है हमारे, ये किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित आर्टिकल 25 से 28। तो देखते 24 तो खत्म, बचते हैं हमारे पास 25, 26, 27। 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, 26 में उससे प्रेरित कार्यों को संबंधित कर सकता है। ठीक है, 28 में किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा को नहीं दे सकता है साथियों। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एरोमीटर, दूसरा अल्टीमीटर, तीसरा अमीटर, चौथा ऑडियो मीटर। ठीक है, देखो ऑडियो मीटर में जितने भी वाहन चलते हैं सड़कों पर, है ना, तो उनमें उनकी जो स्पीड मापने के लिए होता है ऑडियो मीटर। तो इसमें जो उड़ते हुए विमान की अल्टीमीटर किससे नापते हैं हम? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर के द्वारा हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं साथियों। ठीक है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑडियो मीटर से स्पीड मापी जाती है, बाइकों में कारों में लगा होता है ना, ऑडियो मीटर से हम उसके दूरी मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत खाज किसके कारण होते हैं? दांत खाज है ना, दांत खाज किसके कारण होते हैं? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दांत खाज किसके कारण होते हैं? कवक के कारण। ठीक है,
साथ ही बता दें कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, जो कवकों का अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में। ठीक है साथियों, माइकोलॉजी में। एक आता है शैवाल, शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन किसमें करते हैं साथियों? हम फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। ये फंगस के कारण होते हैं दांत और खाज, है ना, सिर से बाल, गंजापन, एथलीट फुट, पैरों में धब्बे पड़ जाना, ये सब किसके कारण होते हैं? कवक के कारण। और इनके अलग अलग जो फंगस है उनके अलग, टाइकोफाइटान, एस्केरिस, ये अलग अलग नाम है जिसके कारण दांत खाज और सिर से गंजा, एस्केरिस एरिस, और एथलीट फुट, टाइकोफाइटान दाद, है ना, ये अलग अलग फंगस के नाम है जिनके कारण दांत खाज और सिर से आधे गंजे हो जाते हैं। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध के पाश्चराइजेशन के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, दूध के पाश्चराइजेशन के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, ये पास्तुरीकरण आ जाता है हिंदी में, पास्तुरीकरण, जो गर्म करते हैं दूध को ना, तो उसके खोजकर्ता कौन है? पहले ऑप्शन ल्यूवेनहॉक, दूसरे इवानोविस्की, लुई पाश्चर और कार्ल लैंडस्टीनर। दूध के पाश्चराइजर के कौन है साथियों? लुई पाश्चर है। कार्ल स्टीनर ने क्या करा था? रक्त समूह की खोज करी थी, बहुत अच्छे। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करी थी? रक्त समूह। कितने समूह होते हैं? 4, ए बी ओ ए बी, है ना, ए बी ओ और ए बी, रक्त समूह की खोज किसने की थी साथियों? कितने होते हैं? 4। ठीक है, इवानोविस्की वायरस से हैं, बैक्टीरिया के ल्यूवेनहॉक के साथियों। ठीक है, देखो ल्यूवेनहॉक किसके हैं? बैक्टीरिया, बोले तो जीवाणु। ठीक है, इवानोविस्की विषाणु। देखो एक तरीका भी है याद करने का साथियों इसे। इवानोविस्की क्या आ रहा है? विस्की। जो अभी चला था कोरोना वायरस, वायरस था तो विषाणु की श्रेणी में आएगा वायरस। आप सभी को देखा होगा जो ज्यादातर विस्की या शराब का इस्तेमाल करके शराब से कोरोना वायरस दूर हो जाता है ना, तो इसी व्याधा में बहुत सारे आदमियों ने दारू, जो जुकाम की दिक्कत आई ना, विस्की, रम, जो भी होता है, तो विस्की किसके काम में आती है मारने के लिए? विषाणु। तो याद करने का तरीका, विस्की से विषाणु, और ल्यूवेनहॉक ये जीवाणु के खोज करता है। विषाणु की आविष्कारक इवानोविस्की, लुई पाश्चर ने दूध के पाश्चराइजेशन का, और कार्ल स्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी है। ठीक है, रक्त समूह की कार्ल स्टीनर ने साथियों। एक आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन है? विलियम हार्वे, बहुत अच्छे, विलियम हार्वे। माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसे बोलते हैं शरीर का पावर हाउस, ऊर्जा गृह, है ना, शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन है साथियों? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन है? अल्टमैन है साथियों, अल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन है? अल्टमैन है। और रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन है? विलियम हार्वे हैं। जीवाणु के ल्यूवेनहॉक, विषाणु के इवानोविस्की, दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर। ठीक है, कार्ल स्टीनर, रक्त समूह कितने होते हैं हमारे? 4, और परिसंचरण तंत्र के विलियम हार्वे। कोशिका का या शरीर का ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज अल्टमैन के द्वारा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन है? पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरे मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, अरविंद घोष। तो अभ्युदय पत्रिका के कौन है हमारे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस पत्रिका के संपादक हैं? अभ्युदय पत्रिका। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और हिंदी में इस अभ्युदय की भी पूछ ली जाती है। सही में अभ्युदय कैसे लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी हिंदी में पूछ ली जाती है साथियों। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय पत्रिका 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है साथियों। इस समय भी वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1916 वाले। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और किसके सहयोग से? यूपी के एग्जाम में भी देखा भी होगा, किसके सहयोग से? तो एनी बेसेंट, ठीक है साथियों, एनी बेसेंट, इनके सहयोग से इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं कौन? मदन मोहन मालवीय जी। और कब? 1916 में, ठीक है साथियों। तो किसके सहयोग से करते हैं? एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1916। जब एनी बेसेंट आई भारत में, सबसे पहले किस शहर में रही? तब ये बनारस शहर में ही रही है ना, बनारस शहर में रही। तो बनारस के लोगों के लिए इनका जो प्रति बहुत ज्यादा समर्पण था, ठीक है। तो सबसे पहले आके किस शहर में रही थी? बनारस में, और इनका सहयोग करा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत की आज बहुत बड़ी देन है, उसमें सहयोग करा था मदन मोहन मालवीय जी का। किसने? एनी बेसेंट ने। ये भारत में आई थी 1893 में। कब भारत में? 1893 में आई थी। और किस शहर में रही थी सबसे पहले आकर? बनारस शहर में, ठीक है, बनारस शहर में, है ना। अगला क्वेश्चन है देखो, दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो पहला का आप सभी को पता है, 28 दिसंबर 1885, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो पहला वैसा खत्म तुम्हारा। दूसरा, बहुत अच्छे, दादा भाई नेहरू जी 86 में बने थे, 1903 में बने थे। ये 3 बार, ये पूछ लिया जाता, कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 3 बार ये अध्यक्ष बने थे साथियों, ठीक है, 3 बार अध्यक्ष बने थे। कौन? दादा भाई नेहरू जी। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1886। इनसे बहुत ज्यादा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दादा भाई नेहरू जी। देखो, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे बोलते हैं हम? दादा भाई नेहरू जी को, ठीक है। ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य, ब्रिटिश संसद के या किसी भी दूसरे देश के संसद के बनने वाले सदस्य पहले दादा भाई नेहरू जी। फिंसबरी से चुनाव जीता था 1892 में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन से, ब्रिटिश लंदन के अंदर, है ना, लंदन से। तो ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, है ना। एक पुस्तक पूछी जाती है जो कई बार इनकी पूछी गई है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पुस्तक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है साथियों, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले भारत में आय का जो आकलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा आय का आकलन किया गया था साथियों, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं दादा भाई नेहरू जी। ब्रिटिश संसद 1892 फिंसबरी लंदन में संसद के सदस्य बने। तो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी। एक आती है, इन्होंने एक सभा बनाई थी, रहनुमाबाई जायदान, ब्रिटिश परमहंस मंडली के नाम से एक संस्था बनाई थी, और एक रहनुमाई जायदान, ये 2 संस्था बनाई थी दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है साथियों। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ये कई बार सेम टू सेम परीक्षाओं में ऐसी लिखी मिलेगी तुम्हें, और आ भी चुकी है, एसआई की परीक्षा में भी आ चुकी है। 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं वयोवृद्ध पुरुष। भारत की आय का सबसे पहला आकलन किसके द्वारा करा गया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू जी। और कमेंट करके बताना, दादा भाई नेहरू जी की पर्सनल निजी सचिव कौन थी? पर्सनल निजी सचिव दादा भाई नेहरू जी की प्रथम ने पहली और लास्ट भी कौन थी इनकी निजी सचिव, है ना। इनकी निजी सचिव सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था साथियों? सतलज नदी का पहला ऑप्शन है परुष्णी, दूसरा बिपाशा, तीसरा सतुद्री, चौथा स्खनी। देखो, वैदिक सभ्यता में जितनी भी आज नदियों के नाम है, उनके प्राचीन टाइम पे कुछ अलग अलग नाम थे। तो सतलज नदी का पूछा गया है। सतलज नदी का जो प्राचीन वैदिक सभ्यता में नाम मिलता है, क्या मिलता है? सतुद्री, ठीक है। परुष्णी किस नदी का नाम मिलता है साथियों? रावी का। बिपाशा किस नदी का नाम मिलता है? ब्यास का, जिसे पार करने से महान सिकंदर हार मान चुके थे ना, और वहां से ब्यास नदी को पार करने से इंकार करने के उनके सैनिक और वापसी अपने देश चले जाते हैं।
और मर जाते हैं। अस्कनी किस नदी का नाम है? चिनाब का। ठीक है। सदानीरा किसका नाम है साथियों? सदानीरा, सदानीरा किस नदी का नाम है? तो गंडक नदी का नाम है। क्या है? सदानीरा। पर्सनली रावी, बिपाशा, ब्यास, शतुद्री, सतलज, अस्कनी, चिनाब, सदानीरा, गंडक का। ठीक है। सतलज नदी कहां से निकलती है साथियों? सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर से निकलती है। सतलज नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सतलज नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। बहुत अच्छे। सिंधु नदी भी मानसरोवर, चेमा, युग्मा, डुंग और सतलज नदी भी मानसरोवर से निकलती है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी नदी है हमारे साथियों? सतलज नदी है। ठीक है। S/L जिसपे दो राज्यों में विवाद भी चलता है सतलज नदी के पानी के ऊपर, है ना। भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा में इसके ऊपर जल विवाद भी है। रावी, ब्यास और चिनाब। ठीक है साथियों। चिनाब पर आता है दुलस्ती परियोजना आती है एक हमारी। ठीक है। दुलस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर है? तुलबुल झेलम के ऊपर है। दुलस्ती चिनाब के ऊपर है साथियों। ठीक है। ब्यास के ऊपर है हमारे। एक आता है थीन बांध, ये हमारे रावी नदी के ऊपर है। ठीक है। थीन बांध रावी नदी के ऊपर है। रंजीत सागर बांध ये रावी नदी के ऊपर है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल ये झेलम पर है। दुलस्ती चिनाब पर है। ठीक है। जायका वाली परियोजना पूछी जाती है वो गोदावरी नदी के ऊपर है। ठीक है साथियों। ये थे आज के क्वेश्चन हमारे आप सभी के बीच, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आप सभी के बीच आए हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारी पूरी वीडियो को देखें और कंप्लीट वीडियो पूरी करें। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन लगे सभी को कमेंट करके बताना है। ये क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेंगी री एग्जाम तक। यही हमारे पूरे चैनल का एक मोटिव है, री एग्जाम अच्छे तरीके से अपने पूरे के पूरे तुम्हें जीएस के करके आने हैं। ठीक है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद भाइयों।